मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो बच्चों, कक्षा 9वीं में आज हम पढ़ेंगे इतिहास यानी हिस्ट्री की बात करेंगे। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इतिहास और राजनीति शास्त्र की कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तक। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं पाठ 9वां बदलता जीवन भाग 1 का भाग 2 यानी चेंजिंग लाइफ पार्ट 1 की बात करेंगे। चेंजिंग लाइफ पार्ट 1 में इसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। ओके बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम शुरुआत करेंगे शहरीकरण से। बच्चों, पार्ट 1 में हमने देखा था इस बच्चों परिवार संस्था की बात हमने की थी, समाज कल्याण, अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां, सार्वजनिक स्वास्थ्य, किडनी ट्रांसप्लांट, टेस्ट ट्यूब बेबी तथा टीकाकरण के बारे में पार्ट 1 में हमने बात कर लिया है। तो बच्चों, आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम शुरुआत करेंगे शहरीकरण से यानी अर्बनाइजेशन की बात करेंगे। तो बच्चों, अगर शहरीकरण की बात करें तो शहर अथवा नगरीय क्षेत्रों में जन बस्तियों के केंद्रित होने की प्रक्रिया को शहरीकरण करते हैं। तो बच्चों, यहाँ स्क्रीन पर दाहिनी ओर हम आपको पॉइंटर की मदद से दिखाएं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर आप देखिए कि जन बस्तियाँ किस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो जनसंख्या का बढ़ना नगरीकरण का महत्वपूर्ण कारण है। राइट, हम बात करें बच्चों कि किस तरह से जन बस्तियाँ सेंट्रलाइज होती हैं, केंद्रित होती हैं। और जिस बच्चों आपने देखा कि जन बस्तियों के केंद्रित होने की प्रक्रिया को शहरीकरण कहते हैं। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या का बढ़ना नगरीकरण का महत्वपूर्ण कारण है। यस बच्चों, तो जो जनसंख्या बढ़ती जा रही देखा आपने, जनसंख्या का बढ़ना नगरीकरण का महत्वपूर्ण कारण है। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम अगर बात करें हवा, पानी, समूह जीवन के लिए आवश्यक आर्थिक एवं सामाजिक संस्था आदि घटकों का नगरीकरण पर परिणाम होता है। तो बच्चों, जनसंख्या अगर अधिक बढ़ती जाती है, जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक होता जाता है, तो जो समस्याएं होती है इस बच्चों, चाहे हवा की बात करें, पानी की बात करें, या बच्चों देखिए समूह जीवन के लिए जो आवश्यक आर्थिक एवं सामाजिक संस्था आदि घटकों का नगरीकरण पर परिणाम होता है, यानी इसका जो है प्रभाव देखा जाता है। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। हम बात कर रहे हैं शहरीकरण की यानी अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो बच्चों, दाहिनी ओर स्क्रीन पर आप चित्र एक देख पा रहे हैं। अगर शहरीकरण की बात करें तो स्वातंत्रोत्तर भारत में, यानी बच्चों स्वतंत्रता के बाद यानी 15 अगस्त 1947 के बाद की बात हो रही है, भारत में मृत्यु दर का घटना। तो बच्चों, यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखना है कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तो देश की आज़ादी के साथ ही बच्चों अगर स्वास्थ्य सेवाओं की ओर अधिक ध्यान दिया गया, जिसके कारण जो है इस मृत्यु दर जो डेथ रेट थी वो भी कम हुई। तो बच्चों, मृत्यु दर का घटना यानी कम होना, औद्योगिकरण यानी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तीव्र औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। ग्रामीण भाग में रोजगारों की अनुपलब्धता, जिस बच्चों शहरों में रोजगार के अवसर एवं व्यापार उपलब्ध होने के कारण, तथा स्थलांतरण यानी बच्चों जैसे अगर हम शिफ्टिंग की बात करें, बड़े पैमाने पर लोग एक जगह से दूसरी जगह यानी गांव से शहरों की ओर जो जिस स्थलांतरित हुए, तो इसके कारण भी नगरीय जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई। राइट, तो कई कारण है इसके, जो नगरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ने के कारण इस बच्चों आपने सुना मृत्यु दर का कम होना यानी घटना, तथा औद्योगिकरण की हमने बात की। ग्रामीण भाग में रोजगारों की अनुपलब्धता एक बड़ा कारण रही, तथा शहरों में रोजगार के अवसर तथा व्यापार के उपलब्ध होने के कारण तथा बड़े पैमाने पर गांव से शहरों की ओर लोग स्थलांतरित हुए, और यही कारण है कि नगरीय जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होती चली गई। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बात करेंगे। बच्चों, हम बात कर रहे हैं शहरीकरण की यानी अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं। राइट,
तो बच्चों, शहरों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना हो तो छोटे छोटे गांव में रोजगार उपलब्ध करवाना, आर्थिक विकास का संतुलन साधना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, महानगरों की होने वाली वृद्धि को नियंत्रित करना तथा ग्रामीण और नगरीय भागों में आवश्यक सेवाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध करवाना जैसे उपाय है। तो बच्चों, अभी तक इसके पहले हमने देखा कि किस तरीके से जो समस्याएं थी, अभी हमने समस्याओं की बात की, शहरों की बड़ी समस्याएं। लेकिन बच्चों, शहरों पर जो ये दबाव है, जनसंख्या का दबाव है, यानी जो पॉपुलेशन का जो सेंट्रलाइजेशन है इतना अधिक है, तो उसके कारण तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं। चाहे बच्चों पीने के पानी की समस्या हो या हवा की समस्या हो, यानी पोल्यूशन की समस्या हो, प्रदूषण की समस्या हो, तो इस तरह की जो तमाम समस्याएं हैं, तो इसको दूर करने के लिए उपाय क्या है? तो इसके लिए गाँव को भी, यानी छोटे छोटे जो गाँव हैं वहाँ भी रोजगार के अवसर उपलब्ध होने चाहिए। और आर्थिक विकास का जो इकोनॉमिक ग्रोथ की जब बात करते हैं तो संतुलन, यानी गांव में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे तो लोग गांव में रोजगार करेंगे, फिर शहरों की ओर पलायन नहीं करेंगे। तो इसलिए से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना तथा महानगरों में होने वाली वृद्धि को नियंत्रित करना, यानी जनसंख्या जो महानगरों में तेजी से बढ़ रही है उस पर भी नियंत्रण पाने की जरूरत है। और इस तरह से ग्रामीण तथा नगरीय भागों में जो आवश्यक सेवा सुविधाएं उपलब्ध कराना, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में भी वो आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तो निश्चित रूप से शहरों की ओर लोगों का जो पलायन हो रहा है वो कम हो सकता है। तो राइट, तो ये सब उपायों की हम बात कर रहे हैं। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण भाग की बात करें, रूरल एरियाज की बात करें, तो चलिए बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। अगर हम रूरल एरिया की बात करें, ग्रामीण भागों की बात करें, स्वतंत्र या सामूहिक रूप से बोई जाने वाली भूमि के पास रहने वाले किसानों की बस्ती को गांव कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम गांव की बात करें तो यहाँ पर आप गांव देख सकते हैं। और बच्चों अगर यहाँ पर देखें तो यानी जहाँ पर एग्रीकल्चर अर्थात खेती भी की जाती है और जहाँ पर बस्ती होती है उसके आसपास किस तरह से खेती भी की जाती है। तो इसलिए भूमि के पास, यानी स्वतंत्र या सामूहिक रूप से बोई जाने वाली भूमि के पास रहने वाले किसानों की बस्ती को गांव कहते हैं। आइए बच्चों, इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। ये संवाद कर रहे हैं ग्रामीण भाग यानी रूरल एरिया की बात कर रहे हैं, राइट। तो बच्चों, कृषि की खोज किए जाने पर गांव अस्तित्व में आए, यानी बच्चों खेती की शुरुआत के साथ ही हम कह सकते हैं कि गांव का विकास हुआ और भारत की देहात पद्धति विरल जन की पद्धति यानी जन बस्ती की पद्धति है, यानी आसपास फैली हुई खेती की भूमि और बीच में बसे हुए घरों की घनी बस्ती भारतीय देहातों की प्रमुख विशेषताएं हैं, राइट। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अगर बच्चों बात करें, अगर आवासों की बात करें, तो यहाँ पर अगर आवासों की बात करें, इसके साथ साथ देखिए कि किस तरह से चाहे खेती की भूमि की बात करें, इस बीच में यहाँ पर घनी बस्ती आप देख सकते हैं यहाँ, और इसके साथ साथ अगर हम खेती की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से खेती भी की जाती है बड़े पैमाने पर। तो इसलिए आसपास फैली हुई खेती की भूमि और बीच में बसे हुए घरों की घनी बस्ती भारतीय देहातों की प्रमुख विशेषता रही है। ग्रामीण समुदाय बड़ा भी रहा तब भी नगरीय समुदाय की तुलना में वो काफ़ी छोटा गुट होता है, राइट। गांव की जनसंख्या बढ़ती है बच्चों, लेकिन फिर भी अगर शहरों की तुलना में देखें, नगरों की तुलना में तो जनसंख्या कमी रहती है। गांव से छोटा गुट या बस्ती है और संपूर्ण भारत में ग्राम रचना एक जैसी नहीं है। इस बच्चों, भारत में अगर गाँव की बात करें, गाँव की रचना की बात करें तो सब जगह एक जैसी नहीं है। प्रांतीय स्वरूप और स्थलीय विशेषता के अनुसार उसमें अंतर दिखाई देता है, राइट। तो जहाँ पर जिस तरह की स्थलीय विशेषता की बात करें या प्रांतीय स्वरूप की बात करें, इसके कारण जो है, जैसे बच्चों अगर बात करें पर्वतीय क्षेत्रों के जो गांव है, चाहे अगर हिमाचल प्रदेश की ओर अगर हम बढ़ जाएं, राइट, या पेंसुलर एरिया प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों की ओर बढ़ जाएं, तो वहाँ के जो गाँव हैं वो और जो मैदानी क्षेत्रों के गाँव हैं उनमें काफ़ी अंतर होता है, राइट। तो इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जिस तरह की स्थलीय विशेषता की बात करते हैं, जो टोपोग्राफी की अगर हम बात करते हैं, उस क्षेत्र विशेष की जो स्थलाकृति है किस तरह की है, तो ये निश्चित रूप से इसीलिए गांव जो है एक गांव दूसरे गांव से किस तरह से वैरी अर्थात अलग होते हैं, यस। तो इस तरह से उनकी अलग अलग विशेषता कह सकते हैं गाँव की। तो ग्राम की रचना की जब बात करें तो पूरे भारत में गाँव की रचना एक जैसी नहीं है।
तो चलिए बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। तो स्वातंत्रोत्तर कालखंड की बात करें, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड की बात करेंगे। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे देखेंगे। राइट, तो ग्राम विकास की दृष्टि से सामूहिक विकास योजना आरंभ की गई। यस बच्चों, ग्राम विकास की दृष्टि से सामूहिक विकास योजना शुरू की गई। यस, इसमें अगर हम देखें तो उसके माध्यम से कृषि तकनीक को बदलना, यस कृषि तकनीक को बदलना तथा सिंचाई की अगर हम बात करें, सिंचाई को बढ़ाना, शिक्षा का प्रसार करना तथा भूमि सुधार कानून मंजूर करना जैसी योजनाएं। राइट, तो इस तरह से जब हम अब बदलाव की बात करते हैं, यस जैसा कि बच्चों इस पाठ का नाम ही है, चेंजिंग लाइफ की बात कर रहे हैं, तो यस, तो इसमें आपने सुना कि किस तरीके से यस कृषि तकनीक को बदलना, जल सिंचाई को बढ़ाना तथा शिक्षा का प्रसार करना और भूमि सुधार कानून मंजूर करना जैसी योजनाएं बनाई गई। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो हम स्वातंत्रोत्तर कालखंड की बात करें, यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड की बात कर रहे हैं। आइए बच्चों, इसी क्रम में कुछ और चित्रों की ओर जरा ध्यान दीजिए। अगर हम बात करें इन जिन योजनाओं की हम चर्चा कर रहे थे, इन योजनाओं के अनुसार कृषि उपज बढ़ाना, यानी खेती की उपज बढ़ाना, इस ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन। अगर बच्चों हम खेती की उपज की बात करें, यानी अगर आपको बताएं बच्चों इसके लिए, यानी खेती की उपज किस तरह से बढ़ाएं, तो बच्चों ये उसके लिए जो भी अगर फर्टिलाइजर्स की बात करें, रासायनिक खादों की बात करें, तो इसका उपयोग कहाँ पे करना है। यानी अगर हम किसी मिट्टी की बात करते हैं, जैसे बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें मिट्टी जो आप दिखा, जैसे खेती की, यानी ये ज़मीन जो है खेती की ज़मीन है, तो आखिर में इस मिट्टी की जांच करके इसमें किस प्रकार की फसल अच्छी तरह से और ज़्यादा से ज़्यादा अधिक उत्पादन दे सकती है, तो इसकी जांच करा करके उसके अनुसार फसलों का उत्पादन लिया जाए। इसके लिए बच्चों इसके लिए कृषि विश्वविद्यालय, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ भी खोली गई है, जिसमें मिट्टी की जांच जो है करने में किसानों की मदद भी की जाती है। जो खेती से संबंधित जो जिस अधिकारी होते हैं वो मदद करते हैं किसानों की। तो इस तरीके से इस उपज को किस तरह से बढ़ाया जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन की व्यवस्था किस तरह से जिस चाक चौबंद की जाए, ठीक की जाए, तथा स्वास्थ्य और शिक्षा का प्रसार, यानी गांव में लोगों का स्वास्थ्य उत्तम हो, अच्छा हो, इसलिए गांवों की ओर भारत चूँकि गांव का देश है, इसलिए गांव में स्वास्थ्य की सुविधाएं और किस तरह से अच्छी बनाई जा सकती हैं। इसके अलावा शिक्षा का प्रसार, गांव में गांव में किस तरह से शिक्षा दी जाए और अधिक से अधिक जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसको किस तरह से गांव के जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, वो उन्हें किस तरह से उपलब्ध कराई जाए, ये भी जो है देखा जाना जरूरी है। तो ये हम बात करें बच्चों स्वतंत्रता के बाद के कालखंड की बात, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड की बात कर रहे हैं। तो बच्चों ग्रामीण भाग में आर्थिक विकास को वरीयता देने का निश्चित किया गया कि देश यानी गांव का देश है, भारत देश गांव का देश है, तो गांव का विकास होना जरूरी है। इसके लिए ग्रामीण भाग में आर्थिक विकास को वरीयता देने का निश्चय किया गया। इसके लिए सरकार ने ग्राम पंचायतों के माध्यम से कार्य शुरू की। इस बच्चों तो ग्राम पंचायतें जो कि प्रत्येक अगर गाँव की बात करो तो उनके माध्यम से, ग्राम पंचायतों के माध्यम से विकास के कार्य आगे बढ़ाए गए। आइए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। हम स्वतंत्रता के कालखंड की बात कर रहे हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड की बात कर रहे हैं। इस बच्चों तो ग्राम पंचायत की संरचना में सभी जातियों जनजातियों के लोगों को समाहित करने की शुरुआत की गई। इसके लिए ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के अधिकार बढ़ाए गए। तो बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही गई है। अगर हम बात करें कि किस तरह से ग्राम पंचायत की संरचना में सभी जातियों जनजातियों को शामिल किया जाए, क्योंकि उसका जिससे उनका प्रतिनिधित्व हो और वे भी विकास कर सके। और इसके लिए हमने देखा कि ग्राम पंचायतों तथा पंचायत समितियों और जिला परिषदों के अधिकार बढ़ाए गए, जिससे गांव को विकास की ओर आगे बढ़ाया जा सके। इसके लिए यहाँ पर प्रयास शुरू किए गए। तो इस तरह से पंचायत समिति और जिला परिषदों के अधिकार बढ़ाए गए। आइए बच्चों इस क्रम में और आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे बदलता आर्थिक जीवन की बात करेंगे, यानी चेंजिंग इकोनॉमिक लाइफ की बात करेंगे। तो बच्चों अगर हम बात करें विकास की यानी ग्रोथ की बात करें, तो आर्थिक दृष्टिकोण से
इस आत्मनिर्भरता की बात करें, गांव के अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर थे। कारीगरों को उनके काम के मेहनताने के रूप में कृषि उत्पादन में बांट दिया जाता था। इस बच्चों अगर हम बात करें कि समय के साथ जो बदलाव आया, इस उस बदलाव की चेंजिंग इकोनॉमिक लाइफ की हम बात कर रहे हैं। बदलता आर्थिक जीवन यानी चेंजिंग इकोनॉमिक लाइफ की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों अब ये परिस्थिति बदल चुकी है और ग्रामीण भाग को कृषि और कृषि संबंधी पूरक धंधों से जोड़ा गया है। तो नगरीय समाज कृषितर उत्पादन व सेवा व्यवस्थाओं से जुड़ गया है। तो इस तरीके से जो बदलता आर्थिक जीवन की अगर बात करें यानी चेंजिंग इकोनॉमिक लाइफ की बात करें तो परिस्थितियां जो है धीरे धीरे वो बदलती चली जा रही है। आपने सुना अभी कि ग्रामीण भाग को कृषि और कृषि संबंधी जो पूरक धंधे हैं उनसे जोड़ा गया और जो नगरीय क्षेत्र हैं ये नगरीय समाज कृषितर उत्पादन एवं सेवा व्यवसायों के साथ जुड़ गया है। तो ये परिवर्तन तेजी से होता चला जा रहा है। आइए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बात करें, हम ग्रामीण विकास की बात करें, रूरल डेवलपमेंट की बात करेंगे। इस तो चलिए बच्चों हम बात कर रहे हैं ग्रामीण विकास की यानी रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो भारत में वर्ष 1961 में 82% लोग ग्रामीण भाग में रहते थे। राइट, तो ध्यान रखिए बच्चों, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भारत में 1961 की बात कर रहे हैं, 1961 में भारत में 82% यानी 82% लोग गांव में रहते थे। और बच्चों अगर हम बात करें 1971 में तो यह अनुपात ये बच्चों घटकर 80%। राइट, तो ध्यान रखना है कि जो जो समय बीतता गया यानी ये ध्यान रखना है कि भारत में अगर गाँव की बात करें तो देखिए कि किस तरीके से जो जो समय बीतता गया त्यों त्यों जिस बच्चों जो गांव की अगर हम बात करें, गांव में जो रहने वालों की अगर बात करें, ग्रामीण भाग की बात करें, उसका जो अनुपात था वो तुलनात्मक रूप में कम होता गया। ये जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों 1971 में यह अनुपात हो गया 80.1%। राइट, जबकि 1961 में यह कितना था 82% था। राइट, तो ये आप देख सकते हैं। राइट, तो इस तरह से यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों इस क्रम में और आगे बढ़ें तो हम बात कर रहे हैं अनाज एवं कच्चे माल का उत्पादन कर शहरों की जरूरत को पूरा करना, शहर के औद्योगिक विभागों की श्रमिकों की आपूर्ति करना तथा प्राकृतिक संसाधनों की देखभाल करना, ये सारे काम ग्रामीण भाग आज तक करता आया है। इस बच्चों अगर हम अनाज की बात करें यानी जो इस भिन्न भिन्न प्रकार के फसलों की हम बात करते हैं, चाहे गेहूं हो, चावल हो, ये ज्वार हो, बाजरा हो, बच्चों ये कौन पैदा करता है? ये किसान पैदा करते हैं, गांव पैदा करता है। राइट, क्योंकि कृषि कार्य जो है वो ग्रामीण भागों में ही होता है। तो अनाज एवं अन्य कच्चे माल का उत्पादन कर शहरों की जरूरत को पूरा करना तथा शहर के औद्योगिक विभागों को श्रमिकों की जब आवश्यकता होती है तो बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों से ही मिलते हैं। इसके साथ ही प्राकृतिक संसाधनों की देखभाल करना, ये सारे काम ग्रामीण जो है भाग आज तक करता है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बात करेंगे, हम ग्रामीण विकास की बात करें यानी रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो इस कारण आर्थिक व्यवसायों का विकास करना, सामाजिक आवश्यकताओं एवं सुविधाओं का विकास करना तथा सांस्कृतिक, सामाजिक एवं वैचारिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ये 3 महत्वपूर्ण चुनौतियां ग्रामीण विकास के संदर्भ में देखी जाती हैं। राइट, तो यहाँ पर हाँ अगर हम बात करें बच्चों, अगर हम भारत इस कारण जो आर्थिक व्यवसायों के विकास की बात करें, सामाजिक आवश्यकताओं एवं सुविधाओं का विकास करना, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं वैचारिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ये 3 महत्वपूर्ण चुनौतियां ग्रामीण विकास के संदर्भ में देखी जाती हैं। तो बच्चों अगर हम भूमि सुधार की बात करें या अगर हम जल सिंचाई की बात करें, इस तरह की परियोजनाओं की बात करें, तो भूमि सुधार एवं जल सिंचाई परियोजनाओं को गति प्रदान करना आवश्यक है। तो ग्रामीण अर्थात गांव के विकास के लिए भूमि सुधार की जरूरत है। इसके साथ साथ जल सिंचाई की परियोजना को और अधिक गति देने की आवश्यकता है जिससे अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे, सामाजिक आवश्यकता एवं सुविधा की बात करें, सोशल नीड्स एंड फैसिलिटीज की बात करेंगे। तो सार्वजनिक स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की सुविधाओं की ओर प्रधानता क्रम से ध्यान देने की आवश्यकता है।
यानी हम जब बात करते हैं सार्वजनिक स्वच्छता की बात करते हैं, इसके साथ हम बात करें अगर ये स्वास्थ्य की सुविधाओं की बात करें कि गांव के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो, इसके लिए जिस गांव में जो अगर स्वास्थ्य केंद्रों की बात करें, इस गांव में स्वास्थ्य केंद्र इसलिए उपलब्ध कराए जाते हैं। और इसके अगर हम बात करें पेयजल की जो सुविधाओं की बात करें कि 12 मासी यानी हमेशा पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो, स्वच्छता गृह, ये बंद नालियाँ, सकड़ी सड़कें जो है जो ग्रामीण सड़कें हैं, ये बहुत अधिक अगर सकरी होती है तो भी समस्या होती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध कराना तथा औषधोपचार की असुविधा, ये जो समस्याएं होती है जिसके कारण जो है वो ग्रामीण भाग अभी भी परेशानियों से घिरा हुआ है। राइट, तो जो परेशानियों की बात करें कि गांव में अगर हम बात करें पेयजल की जो 12 महीने सुविधा ये उपलब्ध नहीं होती तो ये समस्या होती है। स्वच्छता गृहों के अभाव की बात करें या जो बंद नालियां नहीं होती या सड़कें जो होती हैं सकरी होती हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की जो समस्या है तथा औषधोपचार की जो समस्या है, जिसके कारण इन्हीं असुविधाओं के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम प्रकार की परेशानियां होती हैं। तो अगर इन सुविधाओं की ओर ध्यान दिया जाए, जैसे विद्युतीकरण की बात करें, गांव के प्रत्येक इस घर घर तक यानी गांव में प्रत्येक गांव तक पहुंचे, प्रत्येक घर तक अगर ये विद्युतीकरण किया जाए, बिजली की सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाए, राइट। और उन्हें अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, जिस गांव में स्वास्थ्य के लिए जो स्वास्थ्य के प्राथमिक केंद्र हैं, इसके अलावा वे भी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध करा जाएं, राइट, जो शहरों में उपलब्ध होती हैं। तो और भी माध्यमों से किस तरह से गांव की अधिक से अधिक मदद की जाती है, दी जा सकती है, उसके लिए भी प्रयास किए जाने की जरूरत है। तो यहाँ आपने देखा कि किस तरह की समस्याओं की बात हम ग्रामीण क्षेत्रों की कर रहे हैं। सामाजिक आवश्यकता एवं सुविधा की बात करें, सोशल नीड्स एंड फैसिलिटीज़ की बात यहाँ पर की जा रही है। तो बच्चों, प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक स्तरीय सुविधा की उपलब्धता का अभाव, यानी ग्रामीण परिवेश में ये अभी भी देखा जाता है कि जो प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक की जो स्तरीय सुविधा की बात करते हैं उस की उपलब्धता का अभाव देखा जाता है। मनोरंजन केंद्रों एवं वाचनालय की संख्या काफ़ी कम होती है। ऐसे में ग्रामीण भाग की ओर ये जो है कह सकते हैं कि तमाम प्रकार की समस्या आती हैं। ये उसके लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी ये हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो ये स्तरीय जो है सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है तथा मनोरंजन एवं वाचनालय की संख्या को बढ़ाने की बात कही जा रही है। आइए बच्चों, जिससे गांव के बच्चे भी इस विकास के क्रम में आगे बढ़ सकें। सामाजिक आवश्यकता एवं सुविधा की बात करें, सोशल नीड्स एंड फैसिलिटीज़ की बात करें। भारत की प्रथम 4 पंचवर्षीय योजनाओं समूह विकास योजना को महत्वपूर्ण स्थान था। महाराष्ट्र राज्य ने इस योजना के अंतर्गत प्रभावशाली काम किया है। महाराष्ट्र में वर्ष 1962 में जिला परिषद की स्थापना की गई। 1962 महाराष्ट्र में 1962 में जिला परिषद की स्थापना की। बच्चों, हम बात करें जिसे यहाँ पर देख सकते हैं, जिला परिषद पुणे की बात करें, जिला परिषद धुले की बात करें, राइट, तो जिला परिषद को आप देख पा रहे हैं। वर्ष 1970-71 में महाराष्ट्र में सकस आहार अर्थात पौष्टिक भोजन योजना की शुरुआत की गई, राइट, 1970-71। ध्यान रखिए बच्चों, परीक्षा में पूछा जा सकता है। कुएं खोदना, नलों द्वारा जलापूर्ति करना, इसके लिए ग्रामीण जलापूर्ति योजना शुरू की गई। और 1971 के अंत में 1677 लघु बांध परियोजनाओं के काम पूर्ण किए गए, राइट। तो 1971 के अंत तक जो है 1677 लघु बांध परियोजनाएं अर्थात छोटे छोटे जो बांध थे उनकी परियोजनाओं का कार्य पूरा किया गया। आइए बच्चों, जब हम अभी चर्चा कर रहे थे ये बच्चों, अगर हम बात कर रहे थे पौष्टिक भोजन की, ये तो 1970-71 में महाराष्ट्र में सकस आहार अर्थात पौष्टिक भोजन की शुरुआत की गई। तो चलिए इसे ध्यान रखना है आपको। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करते हैं। इस बच्चों ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करते हैं, विद्युतीकरण की बात करते हैं, तो ग्रामीण विभाग विकास हेतु बिजली की नितांत आवश्यकता होती है। इस बच्चों कृषि में जलापूर्ति हेतु स्वचालित पंप की बात करें, इसके साथ साथ दूध एवं अंडे जैसे नाशवान पदार्थ, इस बच्चों दूध और अंडे जैसे नाशवान पदार्थ, इसके अलावा ये सब चाहे फसलों की चाहे हम
फल एवं साग सब्जियों की बात करें उसको टिकाए रखना या खाद्य परियोजना चला, विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु रात में बिजली का होना, पंखा, दूरदर्शन जैसे यंत्रों के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। तो बच्चों इसीलिए हम गांव में विद्युतीकरण की बात कर रहे हैं कि गांव में इस जो है विद्युतीकरण को और अधिक जोर देना चाहिए। तो राइट यहाँ पर जो कहा गया है कि ये जो बिजली की बात यहाँ पर की जा रही है, विद्युतीकरण की बात की जा रही है, ग्रामीण विद्युतीकरण, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो रही है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में 3000 देहातों में विद्युतीकरण किया गया। वर्ष 1973 में यह संख्या बच्चों आप देख सकते हैं 1,38,646 देहातों तक पहुंच गई। राइट, तो इस तरह से कह सकते हैं कि तेजी से विद्युतीकरण का काम आगे बढ़ा। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ग्रामीण विद्युतीकरण की हम बात कर रहे हैं। आइए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1966 से पंप एवं नलकूपों से अधिक बिजली देने की परियोजना बनाई गई। यस बच्चों 1966 से यस पंप एवं नलकूप यानी जो नलकूपों की हम बात करते हैं यस को अधिक बिजली देने की योजना बनाई गई। 1969 या 1969 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम स्थापित किया गया। इसी से आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण सहकारी संस्थाएं अस्तित्व में आई। राइट, तो ध्यान रखना है हम बच्चों बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं ग्रामीण विद्युतीकरण की बात कर रहे हैं। आज बच्चों इस क्रम में हम औद्योगिक विकास की बात करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट की, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करेंगे। औद्योगिक विकास अर्थात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ग्रामीण और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हो तो ग्रामोद्योग नियोजन समिति की स्थापना की गई। राइट बच्चों, हम बात करें ग्रामोद्योग नियोजन समिति की। वर्ष 1972 के अंत तक इस योजना में 1,06,000 लोगों को रोजगार मिला। राइट, 1972 तक ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने वाले विशेष बुद्धिमान विद्यार्थियों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने सातारा, औरंगाबाद, नासिक एवं चिखलदरा में विद्या निकेतन नाम से छात्रावास माध्यमिक विद्यालय शुरू किए। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जब हम बात कर रहे हैं माध्यमिक विद्यालय की, इस विद्या निकेतन नाम से छात्रावास माध्यमिक विद्यालय आरंभ किए गए। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इस तरह की व्यवस्था महाराष्ट्र सरकार ने सातारा, औरंगाबाद, नासिक एवं चिखलदरा में शुरू किया। राइट, तो हम बात कर रहे हैं बच्चों इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, औद्योगिक विकास की बात कर रहे हैं। आइए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। कोठारी आयोग की सिफारिश के अनुसार महाराष्ट्र में राहुरी, अकोला, परभड़ी एवं दापोली में कृषि विश्वविद्यालय शुरू किए गए। महाराष्ट्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों को देखते हुए यूनेस्को ने वर्ष 1972 में साक्षरता प्रसार गौरव का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार महाराष्ट्र को प्रदान किया। राइट, तो बच्चों वहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र द्वारा जो शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों को देखते हुए यूनेस्को बच्चों विश्व प्रसिद्ध अगर हम बात करें संस्था यूनेस्को, जिसने 1972 में महाराष्ट्र को यह साक्षरता प्रसार गौरव का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार महाराष्ट्र राज्य को प्रदान किया। राइट, तो चलिए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। औद्योगिक विकास की बात कर रहे हैं बच्चों, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। इस प्रकार स्वातंत्रोत्तर समय के आरंभ में उत्पन्न हुई बाधाओं को पार करते हुए भारत ने विकास का लक्ष्य साधने की शुरुआत की। राइट, तो बच्चों आपने देखा इसकी आज़ादी के बाद यानी जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद की जो समस्याओं की बच्चों उसके देश जो है आज़ादी मिलने के बाद किस तरह से जो समस्याएं जो अगर बाधाओं की बात करें किस तरह से देश को विकास करना है। राइट, तो इसलिए बच्चों ये जो तमाम बाधाएं थी उन बाधाओं को किस तरह से दूर किया जाए उसके लिए भारत ने प्रयास किया और भारत ने विकास का लक्ष्य साधने की शुरुआत की। आइए बच्चों इस क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। राइट, तो आइए बच्चों अब हम अभ्यास कर लेते हैं। तो बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर एक कथन है, इस कथन को आपको देखना है, पहचानना है कथन सत्य है या असत्य है। तो बच्चों शहर अथवा नगरीय क्षेत्रों में जन बस्तियों के केंद्रित होने की प्रक्रिया को शहरीकरण कहते हैं। तो क्या ये कथन सत्य है? याद कीजिए बच्चों, यस इस पार्ट में हमने इसे अध्ययन किया, मुझे लगता है आपने उत्तर दे दिया होगा। राइट, तो चलिए अपना उत्तर टैली करिए। इस बच्चों ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए इस क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं।
वर्ष 1970-71 में महाराष्ट्र में सकस आहार यानी पौष्टिक भोजन योजना शुरू की गई। तो क्या ये कथन सत्य है बच्चों? याद कीजिए, हमने इसकी चर्चा की थी, तो मुझे लगता है आपको याद आ गया हो। अपने उत्तर टैली कीजिए। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए बच्चों, एक कथन और देख लेते हैं। राइट, तो ध्यान से देखिए बच्चों, भारत में वर्ष 1961 में 22% लोग ग्रामीण भाग में रहते थे। तो बच्चों याद कीजिए, क्या ये कथन सत्य है? भारत में वर्ष 1961 में 22% लोग ग्रामीण भाग में रहते थे। तो क्या ये कथन सत्य है? मुझे लगता है आपको बहुत आसानी से याद आ गया होगा। 1961 में 22% ग्रामीण क्षेत्र में। तो बच्चों आपने सोच लिया होगा, बहुत ही आसान है। और बच्चों ये कथन असत्य है, यानी सही नहीं है। तो बच्चों लिखा हुआ है कि अगर कथन असत्य है तो इसको आपको सत्य करके लिखना है। तो बच्चों आपको याद होगा, हमने इसकी चर्चा की थी। यस, तो इसको सत्य कथन करके इस तरह लिखना है, भारत में वर्ष 1961 में 82% लोग ग्रामीण भाग में रहते थे, यानी 82%। बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है केवल 22%, जबकि ये सही नहीं है। तो आपको सही करके लिखना है, यस, 1961 में 82% यानी 82% लोग ग्रामीण भाग में रहते थे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं इस पाठ को आपने अच्छे से समझ लिया है। तो बच्चों खूब मेहनत कीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके बच्चों। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।